हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो यार आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यार अगर आपको अभी तक इनमें कन्फ्यूजन रहा हो ना तो भरोसा रखो, आज की वीडियो आपका पूरे कन्फ्यूजन क्लियर कर देगी। साथ ही साथ हम समझेंगे राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, उन पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं अपन क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। लाइक सपोज करो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर मैंने वाटर में शुगर डाल दिया, तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन पार्टिकल्स पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगे उन्हें अपन क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए 4 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड कौन सा होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्या होता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और 4 क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम यहाँ सिर्फ एक ही डिस्कशन करेंगे, कौन सा वाला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो देखिए सबसे पहले अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी बारे में बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। यार देखो ये समझने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर उससे सुनने में क्या लगता है, वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर। वेपर तो पता है ना, पता है ठीक है, वेपर तो पता ही होगा। वेपर मतलब होता है भाप बनना। तो अपन पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं, उसे अपन क्लियर करते हैं कुछ चीज़ों को। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास 2 कंटेनर हैं। देखिए अगर मैं 2 कंटेनर लेता हूँ और दोनों में मैं एक लिक्विड का यूज़ करता हूँ, जैसे अपन वाटर बोल देते हैं मतलब वाटर ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, हम बोलना क्या है, पानी भाई, है ना। तो हमने यहाँ पर दोनों कंटेनर में सेम लिक्विड लिया हुआ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वाटर। वाटर मतलब पानी, पानी मतलब जल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास भी है H2O है और H2O हाँ यहाँ भी है। अच्छा दोनों कंटेनर जो है ना क्लोज रखना है आपको। देखो क्या होगा, अगर आप ओपन रखोगे ना तो जो वेपर बनेगी ना वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल जाएगी तो काहे का प्रेशर फिर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई प्रेशर कब होता है, जब कोई चीज़ क्लोज होती है। ओपन चीज़ में काहे का प्रेशर। चलो इसे भी हम क्लोज कर देते हैं, ऐसा मस्त कैप सा लगा देते हैं इसके ऊपर, वैसे भी ठंड ज़्यादा है तो। हाँ तो देखिए हमने दोनों कंटेनर क्लोज कर दिए हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर सिर्फ प्योर वाटर है। यहाँ पर क्या है, प्योर वाटर है। अच्छा वाटर जो है ना एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल वो होते हैं जिनकी वेपर बन सके, भाप बन सके, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर पानी कहीं रखा रहे ना तो आप कभी ऑब्जर्व करना, आपने कभी देखा होगा कि अपने घरों में जो पानी होता है अपन उसे रख देते हैं, तो 2-3 दिन के बाद ना पानी थोड़ा सा कम हो जाता है। अभी घपला कहाँ ऊपर हुआ, ऐसा तो नहीं कोई आके पी गया हो सकता है बहुत हो बात समझ रहे हो ना भाई। अगर आप पानी रख दोगे तो 2-3 दिन बाद के बाद उसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। अब उसका रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि वाटर वॉलेटाइल होता है। इसका मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। अब भाई मॉलिक्यूल्स भाप बनकर उड़ते क्यों हैं, इसका ज़रा अपन रीज़न पता करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, चारों तरफ काय के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ भी भाई नीचे भी प्रेजेंट होंगे, ऐसा थोड़ी ना अपन ने ऊपर पानी रख रखा है नीचे तेल चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी है। हम पानी से घिरे हुए हैं, वी आर सराउंडेड विथ वॉट, वाटर। देखो तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, जैसे अगर वाटर का अपन ये वाला मॉलिक्यूल एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, तो इस बारे मॉलिक्यूल में कहाँ कहाँ से फोर्स लग रही है, आपको सर चारों तरफ से फोर्स लगेगी यार। भाई वाटर के मॉलिक्यूल इस वाटर के जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मॉलिक्यूल पर यहाँ से फोर्स लगाएंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे, यहाँ से फोर्स लगाएंगे, यहाँ से भी लगाएंगे, यहाँ से भी लगाएंगे, और यहाँ से भी लगाएंगे, और यहाँ से भी लगाएंगे। बेचारे को इन्होंने ऐसा जकड़ के रख लिया, कहीं जाने नहीं दे रहा है, होता नहीं होता भाई। अगर कोई सेलिब्रिटी चाहे तो सब पकड़ के रख लेते हैं, कहीं जाने नहीं देते। सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल मिडिल में प्रेजेंट है उस पर भैया चारों साइड पे वाटर के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, बांध कर रख लिया, बेचारा हिल नहीं पा रहा। लेकिन 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 ऊपर वाली लेयर को ध्यान से देखो, देख रहे हो ना, नहीं देख रहे, ओके देख रहे हो। तो ऊपर वाली लेयर जो है ना हमारी, वहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब ये वाले वाटर के मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उन पर कहाँ कहाँ से फोर्स लग रही है, उन पर जैसे अपन एग्जाम्पल इस वाले का लेते हैं, तो इस पर यहाँ से फोर्स लगेगी भाई साहब, यहाँ से लग जाएगी, यहाँ से लग जाएगी, यहाँ से लग जाएगी, लेकिन ऊपर साइड से फोर्स लगाने वाला कोई प्रेजेंट यहाँ पर नहीं है। समझ रहे हो भाई, नीचे साइड से फोर्स बहुत है, क्या ऊपर से फोर्स लगाने वाले कोई प्रेजेंट है लेयर के ऊपर, कोई भी नहीं है भाई साहब। इसका मतलब ये है कि जो वाटर की अपर लेयर होती है, पानी की जो ऊपरी सतह होती है, उस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कम फोर्स को फील करते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि उसे नीचे वाले खींच रहे होते हैं, साइड वाले खींच रहे होते हैं, ऊपर से वो स्वतंत्र है, वो उड़कर जा सकता है आसमानों में परिंदों की तरह। बात समझ रहे हो ना, कि ऊपर वाली लेयर जो होती है उस पर फोर्स कम लगती है, उस पर फोर्स
कम लगती है। तो कम लगने से अब देखो एक बात और, फोर्स तो कम लग रही है, साथ ही साथ फोर्स अगर कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी है, ज़्यादा है। काइनेटिक मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ा सकती है, मतलब उसे चलने में मदद करती है, भाई दौड़ने में मदद करती है। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इस ज़्यादा एनर्जी के कारण और इस कम फोर्स के कारण जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना अपर लेयर के, वो इनका बंधन तोड़कर, इनकी बेड़ियों को तोड़कर यहाँ से स्वतंत्र होकर उड़ सकते हैं। मतलब कि यहाँ से ये जो अपर लेयर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो जब ये भाई साहब मॉलिक्यूल्स इस बंधन को तोड़कर, इस फोर्स को तोड़कर बाहर की तरफ जाएंगे तो ये बनाएंगे भाई साहब वेपर। ये क्या बनाएंगे, वेपर, VAPOUR, है ना। क्या जनरेट करेंगे, वेपर करेंगे। बात समझ रहे हो। अब सपोज करो अगर आपने ढक्कन नहीं लगाया होता तो क्या होता, तो भाई वेपर को रोकने वाला कोई था क्या, नहीं होता ना। और जब लिमिट नहीं होती तो मन इधर उधर भागता है। तो हालांकि वेपर के पास शायद मन तो नहीं होगा लेकिन अगर होता वो भी कहाँ भागता, इधर या उधर भागता। बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का सेंस ये है कि अब यहाँ से वाटर की लेयर से वेपर बनी और वेपर कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ये ढक्कन नहीं होता, लिड है ना, चुप रहा होगा हिंदी वाला वर्ड अगर ये लिड नहीं होता तो यहाँ क्या होता भैया, ये वेपर जाती और बाहर निकल जाती। लेकिन हम समझदार थे, हमने क्या लगा दी, हमने यहाँ पर लिड लगा दिया। लिड मतलब ढक्कन लगा दिया। अब क्या हुआ, अब वेपर यहाँ पर आई, ऐसा मस्त ऊपर की तरफ जा रही थी, यहाँ 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 और यहाँ पर जाकर टकराने लगे। अब वेपर लगातार बन रही है, कंटिन्यूस बन रही है, बार बार लगातार बन रही है। तो लगातार बनने से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी वेपर इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पर बहुत सारी वेपर इकट्ठा हो जाती है। देखो अब हुआ क्या, बात को समझना, बड़ा ध्यान से समझना। अब सपोज करो, हाँ अब क्या होगा भैया, अब तुम खुद ही सोचा रही, जो वेपर के मॉलिक्यूल्स है ना ये फर्स्ट लेयर के पास आ रहे हैं। मतलब जो ऊपर वाली लेयर थी ना इसके पास वेपर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ये जो वेपर अभी बनी थी ना उसके मॉलिक्यूल्स आपस से कहाँ आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल्स आपस से नीचे आते हैं तो ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स का और वेपर वाले मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होने लगता है। क्या होने लगता है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन होने से, अच्छा एक बात और, अट्रैक्शन तो होता ही होता है, साथ में मान के चलो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा था धुन, तो यहाँ पर टकरा गया। अब जैसे ही यहाँ पर टकरा गया ना, तो टकराने से काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई। भाई तुम खुद ही सोचो, जैसे तुम हो ऐसा मस्त चले जा रहे हो दौड़ के, ऐसे सूसा करते हुए जा रहे हो और यहाँ एक दीवार है, और जैसे तुम टकरा गए तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी गिर पड़ोगे ना, चोट लगी बोला गया। तो कहने का सेंस ये कि जैसे ये मॉलिक्यूल दौड़ कर आते हैं और इस लेयर से टकराते हैं तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी कम होने के कारण से, है ना, और दूसरा अट्रैक्शन के कारण से कि जो वेपर होता है ना यहाँ पर क्या बना लेता है, ये फिर से वाटर में तब्दील, मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है। कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस भैया बड़ा सिंपल, साधारण, सरल है कि क्या हो रहा है, पहले वाटर वेपर बन रहा है और वेपर के मॉलिक्यूल जो इधर उधर घूम रहे थे वो वापस से क्या बन रहे हैं, वाटर बन रहे हैं। मतलब यहाँ पर इस क्लोज कंटेनर के अंदर दो चीज़ें इक्विलिब्रियम में हो रही हैं। इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो ना, बैलेंस में हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है, यहाँ जो है वाटर वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, ठीक है, और जो वेपर है वो फिर से कन्वर्ट हो रही है वाटर में। और अब दोनों के देखो ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, और कब तक चलेगी, जब तक दोनों बराबर बराबर ना हो जाएं। और देखो बराबर भी हो गए ना तो ये लगातार चलती रहेगी। बस अंतर ये कि जितना वाटर वेपर बनेगा ना उतनी वेपर फिर से वाटर बन जाएगी। आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना, कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये दोनों स्टेजेस, मतलब वाटर से वेपर बनना और वेपर से वाटर बनना कैसे हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो ना, बराबर बराबर, मतलब जितना वाटर वेपर बन रहा है उतनी वेपर क्या बन रही है, वाटर बन रही है। इसमें कोई डाउट है क्या? अच्छा देखो, है तो ये मत सोचना आपको पता कैसे चलेगा, हम तो ही बोल सकते हैं, बोल भी देंगे सुनाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई डाउट निकलता है तो आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बता भर देना बस, और आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो देखो इस कंडीशन में ये जो अपर लेयर है, ये जो ऊपर वाली लेयर है वो एक प्रेशर को फील कर रही है ना। कौन प्रेशर लगा रहा है उस पर, ये वेपर एक प्रेशर डाल रहा है, किस लेयर पर, अपर लेयर पर। बात समझ रहे हो। और ये जो प्रेशर होता है ना, जो अपर लेयर पे, अपर लेयर जो वेपर इस अपर लेयर पे जो प्रेशर डाल रही है उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब ये है जब दोनों कंडीशन इक्विलिब्रियम में हो जाती हैं, मतलब जितना कि वेपर से वाटर बनता है, वेटर से नहीं वेपर से, तो जितना वाटर से वेपर बनती है, जब उसी कंडीशन में वेपर से वाटर उतना ही बने, इसलिए कौन सी कंडीशन हो जाती है, इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में वेपर जो है वो वाटर की अपर लेयर के ऊपर जो प्रेशर डालती है उसे अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। इज दैट क्लियर ना? वेरी गुड। चलिए, तो आई थिंक कि अब आपको वेपर प्रेशर क्लियर हो चुका होगा, एम आई राइट ना? बिल्कुल सही कहा आपने।
तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। अच्छा, वेपर प्रेशर सभी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब सुनिए ध्यान से, मान के चलो, अच्छा ये जो हमारा सॉलिड, ये हमारा जो भी चीज़ है, मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया था, अभी हमने सिर्फ प्योर वाटर लिया था, कुछ और भी लिया था क्या? नहीं ना, हमने क्या लिया था यहाँ पर, सिर्फ हमने प्योर वाटर लिया था, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन को जैसे प्योर वाटर था, तो इसका जो वेपर प्रेशर है उसे हम इंडिकेट कर सकते हैं पी नॉट से। कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं? पी नॉट से। पी नॉट मतलब क्या होता है? पी नॉट मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बात समझ रहे हो ना भाई? यहाँ पर हमारे पास प्योर वाटर था और उसका जो वेपर प्रेशर है, हम उसे क्या बोल सकते हैं? पी नॉट बोल सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, पी नॉट मतलब होता है एकदम शुद्ध वाला वेपर प्रेशर, किसी का भी इसमें योगदान नहीं है। इसमें किसका योगदान है? पूरा पूरा सिर्फ वाटर का ही है भाई साहब। इसे अपन क्या बोल रहे हैं? पी नॉट से अपन इसे शो कर रहे हैं, मतलब कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर ना? ओके, वेरी गुड। अब देखिए, हम एक छोटा सा काम करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस वाटर में, अब देखो ये वाला कंटेनर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने वही लिया है, देखो पहले ही बता दिया था मैंने, चीटिंग तो नहीं करा ना। हाँ, हमने क्या लिया, यहाँ पर वाटर लिया है। हम करते क्या है, इस वाटर में थोड़ा सा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट या फिर कोई भी सॉलिड ऐड कर देते हैं। बात समझ रहे हो ना? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है आपको इसमें ऐसा सॉल्यूट डालना है जो वॉलेटाइल ना हो, जिसकी वेपर्स क्रिएट ना हो। समझ रहे हो? ठीक है। तो अपन ने क्या डाल दिया इसमें? अपन ने मान के चलो शुगर डाल दी। क्या डाल दी? शुगर, ठीक है ना। तो भैया हमने इसमें डाल दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ये रहा इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब हमने डाला ना, तो उसके पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे नहीं बैठ जाएंगे बताओ? बैठ जाएंगे ना? हाँ, बहुत शानदार। ध्यान रखना भैया, अपन ने सॉल्वेंट कैसा लिया है? हमने सॉल्वेंट लिया है वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, ठीक है। और हमने सॉल्यूट कैसा लिया है? हमने सॉल्यूट लिया है नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब ध्यान से देखिए क्या होगा। अब देखो होना क्या है, यहाँ पर भी भाई वेपर क्रिएट होगी नहीं होगी? यहाँ पर भी वेपर्स क्रिएट होंगी या नहीं होंगी? होंगी ना। चलो देखो ध्यान से, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा, एक बात और आप ध्यान दियो आपने कि यहाँ पर जो अपर लेयर थी ना, वहाँ पर किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे पहले? वहाँ पर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। और एवापोरेशन कहाँ से होता है? हम सभी जानते हैं भाई, अपर लेयर से होता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे और सबके सब क्या हुआ, मतलब वहीं से क्या हुआ था? एवापोरेशन हुआ था, तो वेपर ज़्यादा बनी थी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो अपर लेयर है वहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं है, वहां पर किसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस बार? यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं जो इवेपोरेट नहीं हो सकते। बात समझ रहे हो? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो कैसे हैं? नॉन वॉलेटाइल हैं, वो भी इवेपोरेशन नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए, अब यहां से जो वेपराइजेशन होगा वो कितना होगा भाई? इससे कम होगा नहीं होगा? अब देखो, यहाँ मान के चलो, यहाँ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ से देखो वेपराइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा? यहाँ से वेपर क्रिएट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, डेफिनेटली भाई यहाँ से वेपर क्रिएट हो रही है, लेकिन इस कंडीशन से कम होगी। उसका रीज़न क्या है? देखो रीज़न ये होता है, मैं आपको बताऊँ, सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है, वेपर कितनी बनेगी डिपेंड करता है सरफेस पे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो देखो, वेपर बना कौन रहा था? कौन बना रहा था? सॉल्वेंट बना रहा था ना। इस कंडीशन में सरफेस पर सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट प्रेजेंट था, तो बहुत सारी वेपर बनी। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, और सॉल्यूट क्या कर रहा है भैया? अब वो तो वेपर बन नहीं सकता, तो उसने सरफेस एरिया कम कर दिया। अब कम सरफेस एरिया से कम वेपर बन रही है, तो यहाँ पर वेपर कम बन रही है, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखना, इस वाले सॉल्यूशन में इसके कंपैरिजन में डेंसिटी कैसी हो गई? ज़्यादा हो गई। डेंसिटी कैसी हो गई? ज़्यादा हो गई। अच्छा देखो, एक बात और सुनो, डेंसिटी के ज़्यादा होने से होता क्या है कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं। मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं? स्ट्रांग। अब तुम खुद ही सोचो, एक एग्जांपल तुम यहाँ पर लो, जैसे मान के चलो तुम 4 दोस्त हो, है ना, ये तुम हो, दिख रहा है ना? हाँ, ये 4 टाँगे कहाँ से गए तुम्हारे? ये तुम हो, ठीक है। ये तुम्हारा दोस्त खड़ा है, ये उसका भी दोस्त खड़ा है, ठीक है, और ये उसका भी दोस्त खड़ा है, ठीक है। और यहाँ मान के चलो यहाँ सिर्फ 2 ही बंदे हैं, एक ये है और ये उसका दोस्त है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, अगर कोई चौथा बंदा, है ना, कोई चौथा बंदा यहाँ से आता है और उसे इस ग्रुप में से या फिर इस ग्रुप में से किसी को बाहर निकालना है। अच्छा, ये दोनों पकड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे को, है ना, इनके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे हुए मतलब क्या है? ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर 2 बंदे का ग्रुप है और यहाँ पर 4 का ग्रुप है।
इस भाई साहब से मुझे बोलना है कि आपको यहाँ से बाहर निकालना है, तो किसे निकालने में ज़्यादा ईजी होगा, इसे या फिर इसे? अच्छा, एरिया एरिया सभी का सेम है, मतलब जितने एरिया में खड़े हुए हैं ना उतना एरिया दोनों का सेम है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा भाई साहब, इसे इसे निकालना ज़्यादा आसान रहेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर भाई लोग कम है, बंदे कम है, और फोर्स कैसी है, कम है ना भाई, दोनों की फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा हुए तो फोर्स स्ट्रांग हो गई। अब भाई साहब इसके निकालना इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा भाई, चार चार की फोर्स से टकराना पड़ेगा उसे। सेम कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या थे, देखो मॉलिक्यूल्स कितने कम थे तो डेंसिटी कम थी, मॉलिकुलर फोर्स कम थी तो मॉलिक्यूल आसानी से उड़ के जा रहे थे। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है तो मॉलिकुलर फोर्सेस बढ़ गई हैं, अब वेपराइजेशन उतना आसान नहीं होगा। तो फैक्ट ऑफ द स्टोरी क्या है, फैक्ट ऑफ द स्टोरी यहाँ पर ये बोलता है कि भाई साहब जब आप किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, है ना, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। क्यों कम होगा, क्योंकि वेपर कम हो जाएगी। अब अगर वेपर कम है तो प्रेशर कैसा बनेगा, कम बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, एक बार अपन कंक्लूजन कर लेते हैं। हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, इफ वी ऐड, अगर हम ऐड करें क्या, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट, है ना, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेज, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसे हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। एक बात और सुनो, मैंने आपसे पहले कहा था इस सॉल्यूशन में प्योर वेपर प्रेशर है कि नहीं है, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था हम पी नॉट से इंडिकेट कर सकते हैं। पी नॉट मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है। सॉल्यूट क्या था अपने पास, शुगर अपन ने लिया था, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसे अपन पी एस इंडिकेट कर सकते हैं या फिर इसे अपन पी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अपन दोनों ही चीज़ों से इंडिकेट कर सकते हैं, आप या पी से कर लो या फिर अपन पी से कर लें, दोनों ही का अपन यूज़ कर सकते हैं। अपन इससे करेंगे, इसे किसे, पी से। बात समझ गए ना। तो प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट, और जब अपन ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो उसका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई टोटल कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, तो कैसे पता लगाओगे, बताओ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई अपने पास पहले वाला सॉल्यूशन था, वेपर प्रेशर ज़्यादा था, अपन ने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, वेपर प्रेशर कम हो गया, तो कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, आपको सर सीधी बात है भाई बाद वाली वैल्यू को पहले वाली वैल्यू में से माइनस कर दो, आंसर निकल आएगा। तो अपन यही करते हैं, मतलब अगर अपन को निकालना है लोअरिंग, अगर हमें निकालना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाई इसको हमें बाद वाले प्रेशर को, मतलब हमें डिक्रीज वाले प्रेशर को माइनस करना पड़ेगा इनिशियल प्रेशर में से। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी। बात समझ गए ना, मतलब कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, भाई कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, हाँ भाई पहले वाले की वैल्यू में से बाद वाला माइनस कर दो, ये ज़्यादा था ये कम था, तो अपना आंसर निकल आएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है ना, वेरी गुड। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ तुरंत समझिए, इसे हमने क्या बोल दिया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन अगर आप इसी चीज़ को डिवाइड कर दो काय से, प्योर वेपर प्रेशर से, मतलब अगर आप इस टोटल लोअरिंग का कंपैरिजन करो इनिशियल वाले से, समझ रहे हो, तो इसे अपन बोलने लगते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलने लगते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बात समझे नहीं समझे, है ना। अगर अपन भाई टोटल अपन प्रेशर देख लें, भाई कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ है, और उसे अपन डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, इनिशियल प्रेशर से, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है क्या नहीं है, क्लियर है क्या नहीं है, बहुत शानदार। चलिए अब हम समझते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। और मोल फ्रैक्शन देखो, वैसे जिसे पता है ना वो यहाँ से थोड़ा वीडियो स्किप कर सकता है, राउल्स के ऊपर जा सकता है सीधा, और जिसे नहीं पता 2 मिनट हमें लग रहा है मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ना कहानी ऊपर चली जाएगी सर के, ठीक है। तो अपन पहले समझ लेते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं राउल्स लॉ। इज दैट क्लियर, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। नाउ ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से कहानियाँ बहुत ईजी हो जाती हैं, और जिसे पता है मैंने पहले ही कहा था भाई आप डायरेक्ट
स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन्हें नहीं पता ध्यान से देखिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन बहुत इजी चीज़ होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर दो वर्ड का यूज़ हुआ है, पहला मोल और दूसरा फ्रैक्शन, मतलब ये मोल्स का फ्रैक्शन होता है। अब किसके मोल्स का फ्रैक्शन होता है? बहुत ईजी चीज़ है, देखो ध्यान से। सॉल्यूशन जो होता है ना, आप सभी जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। किस किस का? उसमें एक होता है सॉल्यूट और एक उसमें होता है सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट मतलब घुलने वाला, सॉल्वेंट मतलब घोलने वाला, ठीक है। अब सुनिए बात को ध्यान से। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ मोल फ्रैक्शन का अपन डायरेक्ट डेफिनेशन देखते हैं, तो सपोज कीजिए मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा। मैंने आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया कि भाई साहब 2 मोल्स ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 8 moles of water. What is the mole fraction of solute and solvent? अच्छा, एक बात तो क्लियर हो गई क्वेश्चन से कि अपन दोनों का ही मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ शुगर है, काय में डिसॉल्व है, वो 8 मोल्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व है। आपको बताना है मोल फ्रैक्शन कितना है शुगर का, मतलब सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। बहुत इजी होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला देखना पड़ता है। देखो, अगर मैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो देखो, मान के चलो मैंने यहाँ पर सॉल्यूट को माना है, मैंने यहाँ पर सॉल्यूट को माना है B और मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट को माना है A, है ना। तो अब मुझे किसका फ्रैक्शन निकालना है? पहले अपन निकालते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो अपन लिख सकते हैं सॉल्यूट क्या है अपना B था, तो अपन मोल फ्रैक्शन को X से इंडिकेट कर देते हैं और अपन के लिख देते हैं XB। तो XB का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इज दैट क्लियर ना? XB का मतलब क्या है? XB का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, XB का मतलब हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए करना कुछ नहीं है। अच्छा, एक छोटी चीज़ हमें यहाँ और देखना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम इंडिकेट कर रहे हैं स्मॉल n से, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम इंडिकेट कर रहे हैं कैपिटल N से। इज दैट क्लियर ना? ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो? कैपिटल N हो गया। तो अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। तो XB हम इक्वल में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें जिसका ही मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता है उसके मोल्स का हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना, और अपॉन में लिखना पड़ेगा टोटल मोल्स जितने भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर बनता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, हमें निकालना है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमने लिखा XB, यहाँ पर हमने XB को क्या माना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट माना है। तो हमें लिखना है ऊपर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर ना? ओके, तो बताइए कैसे निकालेंगे? बहुत इजी बन गया भाई। सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? सॉल्यूट को अपन इंडिकेट कर रहे हैं स्मॉल n से, तो पहले अपन ये लिख लेते हैं, अपन ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल n और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बना? सॉल्यूशन बना सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो आप n और n को प्लस कर दो, सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये क्या का फॉर्मूला हो जाता है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, सॉल्वेंट कौन निकाल लेते हैं? सॉल्वेंट को अपन काय से डीट कर रहे थे? अपन A से, तो अपन ने X से लिख दिया। अब सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट है अपने पास कैपिटल N, तो अपन ने कैपिटल N लिखा, अपॉन में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? N प्लस N। अब आप इनकी वैल्यूज को पुट करके इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। निकाल कर देखेंगे? चलो थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें निकालना है सॉल्यूट स्मॉल n। सॉल्यूट कितना है बताओ? सॉल्यूट है 2 मोल्स, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया 2 अपॉन में सॉल्यूशन कितना बन रहा? 2 प्लस 8, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 10। तो ये उसका निकला है किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब किसका निकालना है? सॉल्वेंट का निकालना है। ईजी है। सॉल्वेंट कितना था भाई? यहाँ पर सॉल्वेंट था 8, टोटल सॉल्यूशन कितना है? 10, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकालना मैंने सिखा दिया है, बड़ा ईजी था। एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हो तो उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। प्रूफ चाहिए? देखो यहाँ पर उठाओ, XA प्लस XB, मैंने दोनों के मोल्स को प्लस कर दिया। ये क्या था? सॉल्वेंट, और ये क्या था? सॉल्यूट। तो मैंने क्या कहा? आंसर कितना आता है? हमेशा 1 आता है। चेक कर लेते हैं, XA के मोल्स कितने निकले थे बताओ? 8 अपॉन 10 था, और इसके मोल्स कितने थे? सॉल्यूट के मोल्स कितने थे? 2 अपॉन 10 था, है ना। तो बताओ आंसर 1 आ गया नहीं? अभी चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? ये यहाँ से हो जाएगा 10
और ऊपर भी कितना हो जाएगा 10, 10 से 10 डिवाइड हो गया 1, 1 इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर है ना? ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझाने का सेंस ये था कि यहाँ से अपन को 2-3 चीज़ें काम पड़ेंगी अभी राउट्स का जो अपन समझने वाले हैं। पहले ये अपन को ये वाला चीज़ काम पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा हमें ये दोनों चाहिए। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब समझते हैं राउट्स का लॉ। तो पहले हम राउट के लॉ का डेरिवेशन देखते हैं, फिर हम समझेंगे राउट का लॉ आया कहाँ से और ये क्या बोलता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ राउट्स लॉ। बड़ा ईजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। डेरिवेशन ऑफ राउट्स लॉ। तो देखिए यहाँ से अब अपन एक कंडीशन सपोज करते हैं, मान के चलो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। क्या है हमारे पास? एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है प्योर सॉल्वेंट था, पहले प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है P0, ठीक है ना। हमने उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? फिर उसका वेपर प्रेशर P हो जाएगा, मैंने आपको भी बताया था। अब तो यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मुझे बताओ अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन था जिसमें पहले क्या था? सॉल्वेंट था, मैंने क्या डाल दिया? सॉल्यूट डाल दिया, है ना। तो उसका वेपर प्रेशर कितना बन गया? टोटल P बन गया, बन गया नहीं बन गया, है ना। तो मुझे बताइए अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें वेपर्स कौन बनाता है? सॉल्यूट बनाता है, सॉल्वेंट बनाता है? कौन बनाता है? सॉल्वेंट बनाता नहीं बनाता? बिल्कुल सही बात है सर, सॉल्वेंट ही बनाएंगे, वो वोलेटाइल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। काहे के? वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोपोर्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताओ भाई, जितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है उतना ही वेपर प्रेशर बन रहा ही नहीं बन रहा। अगर आप सॉल्वेंट को कम करो तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। किसका वेपर प्रेशर? सॉल्यूशन का, है ना। तो यहीं से हमारा राउट्स निकल कर आता है। तो मैंने आपसे कहा कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, किस सॉल्यूशन का? वेपर प्रेशर ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें है क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, किसके साथ? वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ। तो हम बोल सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल solute in volatile solvent is directly proportional to the mole fraction of solvent। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है? जिसमें भाई एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। क्यों होगा? क्योंकि भाई अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर आप इसे कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ फटाफट। हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर मतलब P है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x A के। यहाँ पर x से क्या है? यहाँ पर हम बोल सकते हैं x से जो है वो यहाँ पर क्या है बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है ना? बिल्कुल सही कहा। अच्छा, P यहाँ पर क्या है? P यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से अगर हम यहाँ पर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है k, तो ये हो जाएगा k x a। अब बात करते हैं भाई k की वैल्यू में कैसे पता चलेगी। बहुत ईजी है। सपोज करो हमारे पास सॉल्यूशन एकदम प्योर है। सॉल्यूशन कैसा है? प्योर है। फॉर प्योर सॉल्वेंट, अगर हमारे पास बिल्कुल प्योर सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है ना, तो मुझे बताइए एक्स ए कितना हो जाएगा? मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? भाई पूरा का पूरा तो सॉल्वेंट ही तो है, सॉलिड तो ही नहीं, तो कितना हो जाएगा? 1। और बताइए सॉल्यूट कितना हो जाएगा? सॉल्यूट के मोल्स कितने हो जाएंगे? 0। इज दैट क्लियर और नॉट? भाई तुम मुझे बताओ, अपने पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो ही नहीं है, तो पूरा का पूरा मतलब एक पूरी क्वांटिटी कितनी है उसकी? भाई सॉल्वेंट की है, और सॉल्यूट कितना है? 0 है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, तो हम इक्वेशन नंबर में वैल्यू पुट कर सकते हैं ये वाली, है ना। तो P = K हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पर आप 1 भी लिख लो, चलो ठीक है। अब क्लियर है नहीं है? अच्छा मुझे बताओ, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ही नहीं है, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट है ही नहीं है, तो ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं? मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन अपन कैसे डिनोट करते थे? मैंने आपको बताया था पहले P0 से। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, क्या बोल सकता हूँ कि P0 = हो जाएगा K। तो हमने K की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप कुछ मत करो, K की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना। तो हमने क्या लिखा? अब P = क्या हो जाएगा बताओ? P0 XA। ठीक है, चलो अब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या था? XA + XB = 1। बताया था नहीं बताया था? बताया था नहीं बताया था? बताया था ना। चलो अब यहाँ से हमें XA की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि हम XB को उस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1 - XB। अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा? P = P0 और क्या है वहाँ पर? 1 -
एक्स बी। मल्टीप्लीकेशन कर दो भैया पी नॉट का अंदर की साइड, तो क्या हो जाएगा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस, और ये कितना हो जाएगा पी नॉट एक्स बी हो जाएगा। अब आपको करना है कि पी नॉट एक्स बी को इस साइड ट्रांसफर करना है और बाकी चीज़ों को आपको उस साइड भेजना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, है ना। अब क्या करो, अब एक्स बी को यहाँ रहने दो और पी नॉट को साइड ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। मुझे बताओ, इसे ध्यान से देखो और मुझे बताओ कुछ याद आ रहा है? बताओ कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा? जी हाँ, बहुत कुछ याद आ रहा है, याददाश्त बहुत शानदार है। आपको याद आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इनिशियल वेपर प्रेशर में से फाइनल वेपर प्रेशर माइनस कर दो, उसको डिवाइड कर दो इनिशियल वेपर प्रेशर से, अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, एक्स बी यहाँ पर क्या है, एक्स बी यहाँ पर क्या है, एक्स बी यहाँ पर क्या है, एक्स बी यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो यही अब आ चुका है राउल्ट्स लॉ। यहाँ पर देखो, इतना मैं आपको लिख देता हूँ राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है। तो ये भैया रहा राउल्ट्स लॉ। देखो राउल्ट्स लॉ ये बोलता है, ध्यान से देखना, राउल्ट्स लॉ ये बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और वी कैन से यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे अपन क्या बोलेंगे इतने इतने को, इसे अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, रिलेटिव lowering of vapor pressure of the solution, किस सॉल्यूशन का, containing a non volatile solute in a volatile solvent is equal to the mole fraction of solute। चलो एक बार समाप्त कर देते हैं सारी चीजों को। तो यही राउल्ट्स लॉ है, क्या है ये, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल to the relative lowering of vapor pressure of the solution which have non-volatile solute in volatile solvent। Is that clear? एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। राउल्ट्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। भाई ऐसे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग होता है ना, कौन सा सॉल्यूशन का, जिसमें क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, वो इक्वल होता है, बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मतलब आप जितना सॉल्यूट डालोगे ना उतनी उसकी रिलेटिव लोअरिंग होती जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये था राउल्ट्स। आई होप कि आपको 100% क्लियर हो चुका है कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इसका डेरिवेशन कैसा होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। बहुत कुछ आज आपको सीखने मिला है इस सिंगल वीडियो में। अभी खैर जाना मत, काफ़ी कुछ बाकी और है। अब हम सीखने वाले हैं राउल्ट्स के रूल की लिमिटेशंस क्या होती हैं, कहाँ कहाँ ये रूल काम नहीं करता। ठीक है, तो फटाफट पढ़ते हैं राउल्ट्स के लॉ की लिमिटेशंस। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। बता दें, ओके। देखो तो अब पढ़ते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। ये लॉ कहाँ कहाँ काम नहीं कर पाता, कहाँ कहाँ ये मान्य नहीं हो पाता। तो देखिए बड़ी सिंपल सी लिमिटेशंस हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी हैं। लिमिटेशंस, देखिए पहली लिमिटेशंस ये है, इट इज एप्लीकेबल ऑन dilute solution only। बात समझे नहीं समझे? कहने का मतलब है राउल्ट लॉ सिर्फ काम करता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर। अगर आपने सॉल्यूशन गाढ़ा कर दिया, आपने कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा कर दी, उसे बहुत ज़्यादा आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो फिर राउल्ट लॉ काम नहीं करता। और काम नहीं करने का रीज़न क्या होता है? बहुत ईजी रीज़न होता है। क्या होता है? देखो अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे ना तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और हम क्या सीखें भाई, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से वेपर प्रेशर फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, देखो उनकी मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो वहाँ पर फिर उतना प्योर वैल्यूज निकल के आ नहीं पाएगी। इसलिए इसकी फर्स्ट लिमिटेशन क्या होती है कि भाई ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल होता है। और सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो जो देखो इसका जो सेकेंड लिमिटेशन है वो ये होती है कि जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट शुड नॉट be associate
और डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि आपने जो सॉल्यूट डाला है वो ऐसा ना हो कि वो सॉल्यूशन में जाते से एसोसिएट हो जाए। एसोसिएट मतलब जानते हो ना कि सॉल्यूट के 2 पार्टिकल्स मिल जाएं, 2-3 पार्टिकल मिल जाएं, एक पार्टिकल बना लें, या फिर आपने जैसे ही सॉल्यूशन डाला वो डिसोसिएट हो जाए, मतलब कि वहाँ चले जाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भाई साहब यहाँ पर राउट्स को काम नहीं कर पाएगा। तो ये 2 राउट्स की लॉ की लिमिटेशंस होती हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर समझ लो, पहली लिमिटेशन क्या होती है कि राउट्स का लॉ सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है, कॉन्सेंट्रेट पर अप्लाई नहीं होता। और सेकंड लिमिटेशन क्या होती है कि यहाँ पर जो आपने सॉल्यूट लिया है वो सॉल्यूशन के अंदर जाकर ना तो एसोसिएट होना चाहिए और ना ही डिसोसिएट होना चाहिए। एग्जाम्पल चाहिए, चलो एग्जाम्पल ले लो। एसोसिएशन कैसे हो सकता है? मान के चलो आपने एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, आपने इसके 2 मोल्स डाले सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन के अंदर जाकर ये हो जाता है एसोसिएट, मतलब इसका बन जाता है CH3COOH ट्वाइस। बात समझ रहे हो? तो ये भैया एसोसिएट हो गए। आपने 2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग डाले थे, कैसे डाले थे? अलग अलग, और सॉल्यूशन में जाकर ये चिपक गए। डिसोसिएशन वाला केस देख लेते हैं। आपने मान के चलो यहाँ पर KCl डाला था, कितना मोल डाला था आपने? 1 मोल डाला था, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में गया तो क्या बन गया? ये K+ बन गया और Cl- बन गया। कितने कितने? 1 मोल्स इसके और 1 मोल्स इसके। कितने हो गए टोटल? 2 मोल्स हो गए, नहीं हो गए? तो आपने यहाँ पर देखा, हमने इसके 2 मोल्स लिए थे, कितने मोल्स बन गए? 1 मोल, मतलब कि एसोसिएशन हो गया, जुड़ गया। और यहाँ पर कितने मोल्स लिए थे? 1 मोल्स, तो यहाँ कितने बन गए? 2 मोल्स बन गए, यहाँ पर डिसोसिएशन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा है तो इस हिसाब से सब्सक्राइब करें, मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि उन्हें भी ये वीडियोस का मज़ा मिल सके और वो समझ सकें इसका मतलब क्या होता है। कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई परेशानी हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।